हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा तीसरा लेक्चर है रेओप्टिक्स का। इसमें हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। हमने प्रावर्तन और अपवर्तन डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम उसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। हमारा YouTube चैनल है गोल, ये इंग्लिश और साइंस डेडिकेटेड चैनल है फॉर द ऑल ओवर द कंपटीशन एग्जाम। आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो भी साइंस की क्लास का मजा ले सकें और यहां से नॉलेज ले सकें। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे प्रावर्तन के बारे में और अपवर्तन, इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, प्रावर्तन में यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि प्रावर्तन में वेग परिवर्तित रहता है, प्रकाश की आवर्ती है परिवर्तित रहती है। तो यहां पर इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रावर्तन के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रावर्तन होते हैं। एक होता है नियमित प्रावर्तन, जिसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित प्रावर्तन या विसरित प्रावर्तन भी बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं? अनियमित या विसरित प्रावर्तन। ये दो प्रकार के प्रावर्तन होते हैं। नियमित प्रावर्तन होता है वो समतल सतह से प्रावर्तन की घटना होती है, और अनियमित प्रावर्तन होता है वो किसी खुरदरे सतह से प्रावर्तन की घटना होती है, खुरदरी सतह से। विसरित प्रावर्तन में प्रकाश अब वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, प्रावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जबकि नियमित प्रावर्तन में एक निश्चित दिशा में फैलता है। कैसे? देखो, ये एक समतल सतह है। इस समतल सतह पर यदि कोई प्रकाश किरण पुंज इधर से आपतित हो रहा है ऐसे, तो ये इस सतह पर टकराकर जितने कोण से ये आपतित होगा उतने ही कोण से एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगा? प्रावर्तित हो जाएगा। इस तरीके से देखो, इस दिशा से आ रहा है और इस दिशा में प्रावर्तित हो गया। अब इस प्रावर्तित प्रकाश को देखेंगे हम, इधर से एक निश्चित दिशा से दिखाई देगा, इसलिए इस प्रावर्तन को कौन सा प्रावर्तन बोलते हैं? नियमित प्रावर्तन। बात करते हैं अनियमित या विसरित प्रावर्तन की। तो विसरित प्रावर्तन में एक खुरदरी सतह होती है, ये इस तरह से। इस खुरदरी सतह पर यदि कोई प्रकाश किरण पुंज आपतित हो, जैसे एक प्रकाश किरण पुंज है, वो एक निश्चित दिशा से आपतित हो रहा है यहां पर, और ये किरण पुंज यहां पे जा रहा है, और एक प्रकाश किरण इधर जा रही है। देखो, निश्चित दिशा से आ रहा है ना। लेकिन ध्यान देना, विसरित प्रावर्तन में ये जो जिस बिंदु पर आपतित हो रही है उस बिंदु पर अभिलंब की स्थिति, ये वक्राकार सतह होने के कारण अभिलंब अलग अलग होगा। अब वक्राकार सतह है तो अभिलंब कहां बनेगा? देखो, मैं आपको वक्राकार सतह का एक एग्जांपल बताता हूं। मैथ्स में हम पढ़ते हैं, मान लो ये एक वर्त है, वर्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये कॉन्सेप्ट मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैथ्स में ये चलता है कि किसी भी बिंदु पर वर्त के आप स्पर्श रेखा खींच दो, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के हमेशा त्रिज्या क्या होती है? लंबवत होती है, ये रे। तो अब मैं इस पूरे वर्त को हटा दूं यहां से ऐसे, तो ये क्या एक वक्राकार सतह बन गई क्या? ये वक्राकार सतह ही तो है। और वक्राकार सतह के ये वाला बिंदु मान लिया यहां पर कि इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो यहां पर हम क्या खींचेंगे? अभिलंब। और अभिलंब हमेशा क्या होता है? इस बिंदु पर पहले हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होती है वही क्या बनेगा? इसका अभिलंब बनेगा। इन शॉर्ट, दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, मान लो ये एक वक्राकार सतह है, तो इस वक्राकार सतह का अभिलंब हमेशा इसके केंद्र से गुजरता है। किसी भी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जैसे मान लो ये एक वक्र पृष्ठ है, अगर मैं इसको पूरा करूं तो इस साइड में इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये वर्त बनेगा पूरा। अगर हम बनाएंगे तो ऐसे जाके ये पूरा वर्त बनेगा। इसका जो केंद्र होगा वो केंद्र से इसके प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या खींचेंगे, तो त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? लंबवत। इसका मतलब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये रहेगी, और इस पे अभिलंब खींचेंगे वो कहां से गुजरेगा? केंद्र से। इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे वो कहां से गुजरेगा? केंद्र से। इस बिंदु पर यहां पे खींचेंगे वो भी केंद्र से। तो इन शॉर्ट, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वक्राकार सतह के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उसका जो अभिलंब है, प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब, वो उसके कहां से गुजरता है? केंद्र से ही गुजरता है। तो यहां पर देखो, अभिलंब की स्थिति ये ऐसे है, तो इस पर ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, यहां पे अभिलंब होगा, प्रावर्तित किरण इधर जाएगी। यहां पर अभिलंब ये हो जाएगा, प्रावर्तित किरण इधर जाएगी। यहां पे अभिलंब ये हो जाएगा, प्रावर्तित किरण इधर जाएगी। तो देखो,
खुरदरी सतह पर प्रकाश किरण आपतित होने पर ये प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो रही है, और विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होने के कारण कौन सा परावर्तन होगा? विसरित परावर्तन। अर्थात इस प्रकाश परावर्तित प्रकाश को हम विभिन्न दिशाओं से देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, हमें विभिन्न दिशाओं से दिखाई देगा। जबकि नियमित परावर्तन का प्रकाश एक निश्चित दिशा से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये दोनों परावर्तन के प्रकार होते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। विसरित परावर्तन का एक एग्जांपल क्या होता है, या अनियमित परावर्तन का। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो बादलों से टकराएगा, ऊपर से आएगा तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण रहेंगे, वो अलग अलग, अब बादलों की साइज होती है वो अलग अलग होगी। तो ऐसे थोड़ी है कि एक स्लैब है, मार्बल का टुकड़ा आराम से पड़ा हुआ है, उस पर प्रकाश आके परावर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, तो उससे विसरित परावर्तन की घटना होती है। और विसरित परावर्तित प्रकाश वहां से आता है तो वो प्रकाश वायुमंडल में विभिन्न दिशाओं में फैलता है, अर्थात हमें संपूर्ण आकाश चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि विसरित परावर्तन के कारण ही प्रकाश परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण हमें आकाश चमकता हुआ एकदम से चारों तरफ प्रकाश दिखाई देगा। तो ये इस तरह से होता है परावर्तन में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं परावर्तन की घटना में। तो परावर्तन पर आधारित उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो एक आता है दर्पण। दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिरर। ये किस पर आधारित उपकरण होता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। दर्पण होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होता क्या है? वह कांच, एक कांच की पतली परत जिसकी एक सतह को अपारदर्शी करते हैं, विद्युत रोधी, या हम ये बोल सकते हैं कि वार्निश पेंट लगाकर हम क्या कर देंगे, एक सतह को अपारदर्शी और दूसरी सतह को क्या बना देंगे हम, चमकीली। तो इस उपकरण को हम क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक तो होता है समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। अब यहां पे ये गोलीय दर्पण है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है उत्तल दर्पण और एक आता है अवतल दर्पण। तो ये इस तरीके से डिसाइड होते हैं, डिफाइन करते हैं हम इनको, और इनकी डेफिनेशन है वो किस तरीके से इनको पहचानेंगे कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, वो भी हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, वैसे अगर जनरली देखें तो एक दर्पण समतल है, एक उत्तल है और एक अवतल, वैसे तीन है, लेकिन इन जनरल हम देखें तो दो ही दर्पण होते हैं, एक समतल होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब देखते हैं हम समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण होता है वो एकदम से फ्लैट होता है। हम जो घरों में यूज करते हैं वो समतल दर्पण होता है, मिरर होता है, ठीक है। अब समतल दर्पण में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इसमें 4-5 पॉइंट मेन होते हैं। सबसे पहली बात आती है इसकी फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो होती है अनंत, इनफाइनाइट। ये अनंत का सिंबल होता है, कितनी होती है? अनंत। और जो इसकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ध्यान में रखना। किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, वो फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी, 2f के इक्वल होती है। जब इसकी फोकस दूरी अनंत है तो वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी? अनंत ही होगी। कौन से दर्पण की? समतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, हम जो घरों में यूज करते हैं उसकी। अब यहां पे देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि समतल दर्पण में, मान लो ये बोर्ड है, वो दर्पण है, मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, मेरा ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड। ये कौन सा हाथ है? राइट हैंड। अगर आप दर्पण में देखोगे तो आपको कौन सा दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा, उस साइड कि मेरी शक्ल आपकी तरफ रहेगी और हाथ वो दिखेगा। तो दायां है, इसमें जो बिंब का दायां वो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। इमेज में, प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं, इमेज में बायां। और जो बिंब का बायां, वस्तु, बिंब को वस्तु भी बोलते हैं, वस्तु का जो बायां होगा वो क्या हो जाएगा? इमेज में दायां हो जाएगा, इमेज में दायां। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। तीसरा, मान लो मैं दर्पण के पास में चिपका हुआ हूं एकदम से, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में वो भी एकदम चिपका हुआ बनेगा। मान लो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाता हूं, तो मेरा जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे बता रहा हूं, मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने यहां पे एक वस्तु रखी हुई है, यहां पर।
और इस वस्तु की दूरी यहां से कितनी है, 2 मीटर, ये ठीक है। तो इस दर्पण में इस वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब अंदर की तरफ बनेगा, वो यहां पे बनेगा, इसकी बराबर साइज का बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दर्पण से बिंब की दूरी तथा दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है। अब यहां पर इसकी दूरी 2 मीटर, इसकी दूरी 2 मीटर। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, ये तो है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं वस्तु को, और ये होती है इमेज, आई से डिनोट करते हैं। अब आपको पूछ रहे कि वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, तो वस्तु और प्रतिबिंब के मध्य दूरी कितनी होगी, 2 + 2 कितनी होगी, 4 मीटर दूरी हो जाएगी यहां से। तो ये डबल दूरी हो जाती है, दर्पण से बिंब की दूरी की दुगनी हो जाएगी। किसके बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। 3 पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट क्या होगा, अब यहां पे देखो एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट ही बता रहा हूं मैं आपको, वस्तु का दायां प्रतिबिंब में बायां हो जाता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, या पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें पार्श्विक परिवर्तन या पार्श्विक इमेज प्राप्त होना, ये इस तरीके से बोला जाता है, लैटरल हो जाएगा इन्वर्जन। इसमें इसको हम उल्टा बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम उल्टा बोलते हैं। तो देखो उल्टे का मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड ऐसे लगता है, ये उल्टा मतलब मेरे पैर ऊपर कर दिए और मेरा सर नीचे कर दिया, ये ऐसे वाला उल्टा नहीं, ये ऐसे वाला उल्टा है कि बायां दायां हो जाता है और दायां क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। तो ये इसमें मेन पॉइंट्स बन के आते हैं। पार्श्विक परिवर्तन होता है, इस वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होती है, बिंब का दायां प्रतिबिंब में बायां, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये होती है किसमें, समतल दर्पण की बात। अगला पॉइंट इसमें पांचवा पॉइंट आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बन के आता है कि समतल दर्पण में जो बनने वाली इमेज होती है, प्रतिबिंब, वो हमेशा कैसी होती है, आभासी। कौन सी प्रतिबिंब बनता है इसमें, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे, मान लो मेरा प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, आपको कोई ये बोले मुझे मेरे प्रतिबिंब को छू के दिखाए, दर्पण पे ही हाथ फिरा लोगे आप, लेकिन मेरे प्रतिबिंब को नहीं छू सकते, और जिसको हम टच नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, वो क्या है, वो आभासी स्थिति। इन जनरल ऐसे ही बोलते हैं आभासी स्थिति। मैं हूं, मुझे पकड़ लो, मैं वास्तविक हूं, रियल हूं, और मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा। किसमें, इसमें बनेगा समतल दर्पण में। इस तरीके से है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आते हैं समतल दर्पण में। इसके बाद में हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे, तो 2 दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल, उस पे आते हैं। अब हम उत्तल और अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये एक गोलीय कोष, खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। मान लो ये एक खोखला गोला है, इसका एक भाग काट लेते हैं, तो इतना सा भाग काट लिया हमने, इसको छोड़ देते हैं और इधर वाला ले लेते हैं। ये वाला भाग मैंने ले लिया, 2 हिस्सों में बता रहा हूं मैं आपको, ये 2 भाग ले लिए। एक भाग में इस स्थिति को हमने अपारदर्शी बना दिया, और एक में बाहर वाली को हमने अपारदर्शी बना दिया। क्लियर है क्या, ये इसमें तो आंतरिक भाग को अपारदर्शी और बाहरी भाग को क्या कर दिया, चमकीला। ये हो जाएगा चमकीला, और ये क्या हो जाएगा, यहां से अपारदर्शी, ऐसे बना दिया। और उसमें भी हमने, इसमें आंतरिक भाग चमकीला है और बाहरी भाग क्या है, अपारदर्शी है, इस तरीके से बना दिया। तो जब किसी गोलीय दर्पण के या गोलीय कोष के कटे हुए भाग का आंतरिक हिस्सा अपारदर्शी बना दे और बाहरी हिस्सा चमकीला हो, तो इस प्रकार का दर्पण होगा। ये कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण, जिसमें आंतरिक भाग क्या होगा, अपारदर्शी। और ये वाला दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण, जिसका आंतरिक भाग चमकीला और बाहरी हिस्सा अपारदर्शी होगा। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ट्रिक्स बता देता हूं, कैसे याद रखते हैं। हमारे हाथ है, देखो हम क्या करते हैं, पानी पीने की सिचुएशन है, मान लो हाथ से हमें पानी पीना है, तो ऐसे करते हैं ना, और ऐसे करके इस तरीके से पीते हैं, तो हमारा हाथ ऐसे रहेगा। तो ये हिस्सा देखो चमकीला, और इधर हमारे रोए हैं, यहाँ पे है ना, बाल से हैं, हेयर्स, तो ये रोए हैं, तो ये हिस्सा कौन सा मान लेते हैं हम, अपारदर्शी। इसी तरह अगर हम पानी वाली सिचुएशन बनाए इस तरीके से, तो देखो चमकीला हिस्सा क्या आ रहा है, अंदर वाला, और बाहरी हिस्सा क्या आ रहा है, अपारदर्शी। तो ये वाला दर्पण कौन सा दर्पण बन रहा है, अवतल की तरह, अवतल बन रहा है ना। और इसी हाथ को हम किसी के थप्पड़ लगाने के लिए ऐसे बनाए, कि ऐसे जोर से थप्पड़ बनाए, तो देखो ऐसे हाथ होने पर चमकीला हिस्सा उभरा हुआ हो गया, और जो रोएदार हिस्सा अपारदर्शी है वो थोड़ा सा अंदर धसा हुआ, इस तरीके से ऐसे हो गया। देखो ऐसे सेम दिख रहा है ना, थप्पड़ मारने वाला। तो ये कौन सा दर्पण है,
उत्तल दर्पण और ये वाला अवतल दर्पण, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहां पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती है दर्पण पर तो वो चमकीले हिस्से की तरफ आपतित होती है, मतलब इस पर आपतित होंगी, वो इधर आपतित होंगी, और इस पर आपतित होंगी अवतल दर्पण पे, इस साइड आपतित होंगी। क्लियर है? तो देखना इसमें जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण इस तरीके से है। इस अवतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो कौन सी घटना होगी? परावर्तन। क्यों? क्योंकि दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और अवतल दर्पण इस पर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलाता है। एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करता है। इस बिंदु पर अवतल दर्पण क्या करेगा? अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात केंद्रित करता है प्रकाश किरणों को। क्या करेगा? केंद्रित। और केंद्रित करने वाला कौन दर्पण है? वो कौन सा दर्पण कहलाएगा? अभिसारी दर्पण। अभिसारी मतलब अभिसार, एक बिंदु पर केंद्रित करना। इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। क्लियर है? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इंग्लिश में बात करो तो। ये होता है अवतल दर्पण। क्या करेगा? इस पर आपतित मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो देखो ये वाला दर्पण ऐसे है, इधर से अपारदर्शी, और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो ये क्या करेगा? परावर्तन के पश्चात इन प्रकाश किरणों को फैला देगा, इधर इधर, इस साइड और इस साइड। परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या कराता है? ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण है, ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैलाता है। और फैलाता है तो इस स्थिति में इस दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण, जो प्रकाश किरणों को फैलाए। और जो प्रकाश किरणों को केंद्रित करे वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अभिसारी दर्पण कहलाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दर्पण के उपयोग। तो दर्पण के उपयोग, जैसे समतल दर्पण का उपयोग है वो प्रतिबिंब निर्माण में किया जाता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए हम घरों में भी देखते हैं, हमारी जो सामने फेस मिरर में काम में लेते हैं, तो वो भी समतल दर्पण है प्रतिबिंब निर्माण के लिए। हम बात करते हैं उत्तल व अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, क्योंकि अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है। और केंद्रित करने के लिए इस अवतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मोस्टली ये कैसे प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे वो कौन से प्रतिबिंब बनेंगे? उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टे बनेंगे। अवतल दर्पण से केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो कब बनेगा? जब वस्तु कहां पर रखी हो? जब वस्तु O ध्रुव तथा F के मध्य रखी हो, O तथा F के मध्य, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब बनने वाला होगा वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब निर्माण दर्पण से, उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अगर आपको समझना है, डिटेल से देखना है कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे रहा हूं। आप ऊपर आई बटन में दबाकर एक वीडियो है मेरा बनाया हुआ, वो फिजिक्स का पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो आई बटन में जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहां पर ये अवतल दर्पण से ये बनेगा। अब इसके उपयोग क्या है? तो देखो अवतल दर्पण का उपयोग है सबसे पहले वो किसमें किया जाता है? सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर में कैसे किया जाता है? जब मान लो एक कांच है, एक कांच पर लाइट आ रही है, और लाइट आ रही है और वो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। तो यहां पे केंद्रित करेगा तो वहां पे जलन उत्पन्न होगी, गर्मी आएगी, तो गर्मपन उत्पन्न होगा। वैसे ही सोलर कुकर में खाना भी गर्म होता है, पकता है, मतलब गर्मी चाहिए। तो गर्मी को केंद्रित करने के लिए उन प्रकाश किरणों को सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज में लेते हैं? अवतल दर्पण। फिर उसके बाद में आता है गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट, इसमें भी अवतल दर्पण होता है हेडलाइट में, क्योंकि वो भी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके हमें रात के समय रास्ता दिखाती है किस तरह से होगा। अगर फैलती हो तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद में आता है सर्च लाइट। रात के समय जब सर्च लाइट लेके निकलते हैं किसी को देखने, तो वहां पर भी जो टॉर्च होती है उसमें भी कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है? अवतल दर्पण। इसके बाद में आता है नाई की दुकान में, जो नाई की दुकान होती है उसमें भी अवतल दर्पण ही यूज होता है नाई की दुकान पर, और वो बड़ी फोकस दूरी का होता है, बहुत बड़ा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इस तरीके से अवतल दर्पण के यूजेज होते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। और कौन से हो सकते हैं? एक जो ये नाक कान गले वाले जो डॉक्टर्स होते हैं
जो आप हमारे जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए अपनी हेडलाइट यहाँ पे लगाते हैं ना, एक दर्पण, उसको देखने के लिए लाइट के साथ में, उसमें भी प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए जो नाक, कान, नाक व गले के डॉक्टर, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो भी यूज करते हैं। तो वो दर्पण कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण का उपयोग है। इसके बाद में हम बात करें उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण है उसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है मोस्टली वो हमेशा कौन सा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन से दर्पण से? उत्तल दर्पण से। इसका उपयोग है वो सोडियम प्रावर्तक लैंप में किया जाता है। सोडियम प्रावर्तक लैंप इसमें मोस्टली किया जाता है। और इसके बाद में इसका जो उपयोग है वो कहां पर किया जाएगा? उत्तल दर्पण का जो गाड़ियां होती है, हमारे गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए, तो वाहनों को देखने के लिए जो साइड मिरर होता है, देखने के लिए साइड मिरर, इसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक और हम ये कह सकते हैं आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आभासी तो इससे भी बनता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे दर्पण के उपयोग हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको समतल दर्पण, अगर दो समतल दर्पण किसी कोण पर रखे हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी प्राप्त होगी उसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ उसके बाद में हम अपने लेक्चर को यहां पर ही एंड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। जैसा कि मैंने आपको बताया एक टॉपिक है हमारा किसी कोण पर झुके हुए समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी उसके बारे में देखते हैं। मान लो हमारे पास दो समतल दर्पण है, वो किसी भी कोण पर झुके हुए हैं। ये एक कोण, एक समतल दर्पण ये मान लेते हैं, एक समतल दर्पण ये मान लेते हैं। इस तरीके से यहां पर ये किसी कोण पर झुके हुए और ये कोण कितना लेते हैं? थीटा। थीटा कोण पर झुके हुए सपोज करो। तो अगर दो समतल दर्पण थीटा कोण से झुके हुए हैं तो इनके बीच में अगर किसी वस्तु को रखें, यहां से मान लो इस तरीके से इनके बीच में यहां पर कोई एक वस्तु रखी जाती है P, तो इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर रखे हुए हैं और थीटा कोण पर कैसे रखे हुए हैं, तो इन दोनों कोणों के मध्य जितना कोण होगा उस कोण का 360 डिग्री में भाग दे दो। 360 अपॉन में थीटा। यदि आप 360 बटे थीटा भाग दोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आएगी, गणितीय संख्यात्मक मान प्राप्त होगा n। यदि ये संख्या सम संख्या प्राप्त हो रही है, कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? सम संख्या, तो इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे, वो बनने वाले प्रतिबिंब कितने बनेंगे? n-1 बनेंगे। प्रतिबिंब कितने होंगे? n-1। ये ध्यान में रखना, ठीक है। यदि कब कौन सी संख्या प्राप्त हो? n, सम संख्या प्राप्त हो, कि दो समतल दर्पण के मध्य थीटा कोण है, 360 में थीटा का भाग देने पर एक सम संख्या प्राप्त हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n-1 होगी। क्लियर? दूसरा सेकंड पॉइंट ये, यदि 360 अपॉन में थीटा की वैल्यू n है वो विषम संख्या प्राप्त हो, आपको कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? विषम संख्या। तो विषम संख्या प्राप्त होने पर इसमें दो कंडीशन बनेंगी प्रतिबिंबों की संख्या के लिए। प्रतिबिंबों की संख्या के लिए पहली कंडीशन ये बनेगी, यदि वस्तु सममित स्थिति पर है। पहली वस्तु किस पर होनी चाहिए? वस्तु सममित स्थिति पर। अब सममित स्थिति कौन सी होगी? सममित स्थिति ये होगी, मान लो ये थीटा कोण पे झुके हुए हैं तो वस्तु किस पे होनी चाहिए? θ/2, θ/2, मतलब ये इन दो इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली लाइन पर वस्तु हो तो उसको बोलेंगे सममित स्थिति। मतलब कि अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो 22.5 डिग्री दोनों ही स्थिति होनी चाहिए बराबर, उसको बोलेंगे सममित स्थिति। ऐसी स्थिति कब? विषम संख्या पर। सम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सम का हो गया काम। विषम संख्या हो, यदि वस्तु सममित स्थिति पर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंब होंगे वो होंगे n-1, इसी की तरह सेम। क्लियर है? सेकंड इसमें बनती है, यदि वस्तु असममित स्थिति पर हो। वस्तु किस पर हो? असममित स्थिति। अब असममित स्थिति कौन सी होगी? कि बराबर कोण नहीं होने चाहिए।
एक अल्फा एक बीटा, मतलब एक का मान 10 डिग्री, एक का मान 40 डिग्री हो सकता है 50 में, असममित स्थिति। ऐसे असममित स्थिति इसको बोलते हैं कि ये वस्तु है यहाँ पे वो P, ये कोण अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, दोनों अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे असममित स्थिति। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या है वो कितनी होगी? प्रतिबिंब की संख्या n के बराबर ही होगी। विषम मान जितना आएगा ना उसी के बराबर क्या हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रतिबिंबों की संख्या को निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन ये दे रहा है कि ऐसा आपको कोण दे दिया कि दो समतल दर्पण को इस तरीके से कोण पर रखा गया है कि आप उस कोण का 360 में भाग दे रहे हो, तो आपके पास में विषम संख्या आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये दोनों कोण कितने डिग्री पर रखे हुए हैं? 72 डिग्री पर, 72 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो 360 में 72 का भाग दो तो कितनी आएगी? 5। विषम संख्या आ रही है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको कंडीशन दी हुई होगी, क्वेश्चन या तो सममित स्थिति दी हुई होगी या फिर असममित स्थिति दी हुई होगी। अब मान लो दी हुई हो, सममित स्थिति हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 - 1 बराबर 4। और असममित स्थिति दे रखी हो तो प्रतिबिंब कितने बन जाएंगे? 5। क्लियर है? लेकिन एक और कंडीशन बन सकती है। मान लो आपको कोण दे दिया और आपने डिवाइड किया 360 में कोण से, तो आपके पास विषम संख्या आ रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में यह नहीं दिया कि वो सममित स्थिति पर है या विषम सममित स्थिति पर है या असममित स्थिति पर। तो हमेशा आप ऐसी कंडीशन में क्या मानोगे? वस्तु कौन सी स्थिति पर है? सममित स्थिति पर है, और उसी के आधार पर आप क्या बनाओगे? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करोगे यहां से। तो आज के लेक्चर की दी एंड यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अपवर्तन के बाद में पूर्णांतरिक परावर्तन, और इसके साथ में हम चौथे लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हमारे रेयोप्टिक्स पोर्शन को हम कंप्लीट करें। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसे ही आशा करता हूं। आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम में रेयोप्टिक्स से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और मेरी आपसे एक विनती है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कवर कर लोगे तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन को जो प्रीवियस में आए हुए हैं या भविष्य में जो एग्जाम दोगे उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थैंक यू।